ताक, बदलते वैश्विक परिदृश्य में हर मुद्दे पर स्पष्ट रुख, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता और भारतवंशियों की आसमान छूती उपलब्धियां, ये ऐसे कई साक्ष्य हैं जो इस बात की गवाही दे रहे हैं कि भारत की विदेश नीति का स्वर्णिम काल चल रहा है। स्पष्ट नीति, साफ नियत ने भारत को वैश्विक पटल पर सुपर पावर बना दिया है और इस वर्ष की उपलब्धियों ने इसी बात को और पुख्ता किया है। तो आइए देखते हैं इस कार्यक्रम में इस वर्ष भारत की कूटनीति में क्या रहा खास। ये वर्ष रहा भारत की G20 अध्यक्षता का। एक ऐसी अध्यक्षता जो जन केंद्रित थी, एक ऐसी अध्यक्षता जिसके नींव में जन भागीदारी रही। 60 शहरों में 200 से भी अधिक बैठकें। इसकी सफलता का श्रेय एक पूरे राष्ट्र के प्रयास को जाता है। मीटिंग्स की जगहों पर भारत की विविधता की झलक दुनिया के सामने आई। भारत ने अपने सॉफ्ट पावर का प्रदर्शन करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। खान पान, गीत संगीत, नृत्य से लेकर अमूल्य धरोहरों का दौरा। G20 डेलीगेट्स भारत की सुगंध, स्वाद और सौंदर्य अपने साथ ले गए। भारत के लोगों, विशेषकर युवा पीढ़ी ने शिखर सम्मेलन की गतिविधियों में जोर शोर से हिस्सा लिया। G20 अध्यक्षता के पहले वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन का आयोजन भी भारत की अध्यक्षता का एक अनूठा पहलू था। ऐसे समय में जब पूर्व और पश्चिम का ध्रुवीकरण मजबूत है, उत्तर और दक्षिण के बीच विभाजन गहरा है, भारत ने महत्वपूर्ण मुद्दों पर सहमति बनाने का काम किया और सामने आया नई दिल्ली लीडर्स डिक्लेरेशन। कोविड-19 के बाद विश्व में एक बहुत बड़ा संकट विश्वास के अभाव का आया है। युद्ध ने इस ट्रस्ट डेफिसिट को और गहरा किया है। जब हम कोविड को हरा सकते हैं तो हम आपसी विश्वास पर आए इस संकट पर भी विजय प्राप्त कर सकते हैं। आज G20 के प्रेसिडेंट के तौर पर भारत पूरी दुनिया का आह्वान करता है कि हम मिलकर सबसे पहले इस ग्लोबल ट्रस्ट डेफिसिट को एक विश्वास, एक भरोसे में बदलें। यह हम सभी के साथ मिलकर चलने का समय है और इसलिए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास का मंत्र हम सभी के लिए एक पथ प्रदर्शक बन सकता है। इन सब के बीच मोदी की गारंटी का डंका बजा और अफ्रीकी संघ को G20 के स्थायी सदस्य के रूप में जगह मिली। बाली के समिट के अंत में जो उस समय अफ्रीकन यूनियन के अध्यक्ष जो थे, सेनेगल के राष्ट्रपति थे मैकी सॉल, तो वो उस समय प्रधानमंत्री और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के पास आए और उनकी शिकायत थी कि G20 की सदस्यता के बारे में जो अफ्रीकन यूनियन का जो हक जो बनता है उस पर बिल्कुल चर्चा नहीं हुई थी। तो उस समय प्रधानमंत्री जी ने उनको आश्वासन दिया था कि भारत के अध्यक्षता में ये मैं जरूर करवाऊंगा। जो मुझे याद है, उन्होंने कहा कि ये मोदी की गारंटी है और ये गारंटी आपने देखा है कि आज उन्होंने पूरा इसको डिलीवर किया है। इस शिखर सम्मेलन के नतीजे परिवर्तनकारी रहे। अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को ऊर्जायमान करना, विकास करने के लिए संसाधनों की ज्यादा उपलब्धता, पर्यटन का विस्तार, वैश्विक कार्यस्थल में अवसर, मोटे अनाज के उत्पादन और खपत के जरिए मजबूत खाद्य सुरक्षा और जैव ईंधन के प्रति गहरी प्रतिबद्धता जैसे विषय महत्वपूर्ण रहे।
शिखर सम्मेलन के दौरान भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा समझौते और वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन का संपन्न होना भी बेहद महत्वपूर्ण घटनाक्रम रहे। 10 सितंबर को नई दिल्ली G20 शिखर सम्मेलन के समापन सत्र के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की एक वर्चुअल G20 नेताओं के शिखर सम्मेलन की। नवंबर में इस वर्चुअल समिट का आयोजन हुआ, जिसमें नई दिल्ली शिखर सम्मेलन के प्रमुख, चयनित परिणामों या कार्य बिंदुओं को आगे बढ़ाने पर चर्चाएं हुई और साथ ही दूसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन के विचार विमर्श भी चर्चा में शामिल किए गए। अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश यात्राओं ने किस तरीके से अन्य देशों के साथ द्विपक्षीय संबंधों को नई ऊर्जा, नई दिशा और नई मजबूती दी। यूट्यूब देख रहे हैं, मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। कोई फैक्ट चेक करना चाहता है कि आज मुसलमान आज लड़ी हो सवाल है। आसान नहीं होता सच के लिए लड़ना। जिसकी आवाज कोई नहीं बनेगा, उसकी आवाज हम बने। जो डर जाते हैं वो झूठ से कहां टकराते हैं। जो गरीब के स्कूल में, गरीब के स्वास्थ्य के लिए खर्च होना चाहिए, वो लूट कर इन्होंने अमीर ठेकेदारों को दे दिया। सच को जानना हो तो झूठ पर करना होता है प्रहार, हर बार बार बार। मैंने आपसे पूछा, आपने ठीक है नहीं कहा ना आपने। और कोई मुद्दा नहीं है तो सोनिया गांधी की गुडबुक में मैं अपना नाम गोल्डन अक्षरों में कैसे दाखिल करूं? इसलिए न फेक न्यूज न झूठ, हमेशा सच के साथ 2-2। देखिए मेरे साथ 2-2 सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। विदेश नीति का सबसे अहम पहलू है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ग्लोबल आउटरीच। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब विदेश यात्रा पर जाते हैं तो उसके साथ ही द्विपक्षीय संबंधों को नई ऊर्जा मिलती है, सहयोग के नए क्षेत्रों को नई दिशा मिलती है। तो आइए देखते हैं इस वर्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विदेश यात्राओं की कुछ झलकियां। मई महीने में जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री मोदी जापानी अध्यक्षता के तहत G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए हिरोशिमा पहुंचे। इससे कुछ ही समय पहले भारत जापान शिखर सम्मेलन के लिए प्रधानमंत्री किशिदा भारत की यात्रा पर आए थे। प्रधानमंत्री मोदी ने इसी यात्रा के दौरान तीसरे क्वाड राजनेता शिखर सम्मेलन में भी भाग लिया। प्रधानमंत्री ने क्वाड के रचनात्मक एजेंडे को मजबूत करने और क्षेत्र के लिए ठोस परिणाम प्रदान करने के महत्व पर जोर दिया। प्रधानमंत्री ने क्वाड नेताओं को 2024 में अगले क्वाड शिखर सम्मेलन में भारत आने के लिए भी आमंत्रित किया। इस यात्रा के अगले पड़ाव में प्रधानमंत्री मोदी पापुआ न्यू गिनी पहुंचे। वहां पहुंचते ही एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसने हर भारतीय को भावुक कर दिया। पीएम मोदी के स्वागत के लिए मेजबान देश पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मरापे खुद एयरपोर्ट पर थे और उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन पर उनके पैर छुए। किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा पापुआ न्यू गिनी की यह पहली यात्रा थी। प्रधानमंत्री मोदी ने इस दौरे में पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मरापे के साथ संयुक्त रूप से भारत प्रशांत द्वीप सहयोग फोरम के तीसरे शिखर सम्मेलन की मेजबानी की। इस यात्रा के आखिरी पड़ाव में प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया के सिडनी पहुंचे। इससे पहले जब मार्च में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री भारत आए थे, तब दोनों ही नेताओं ने क्रिकेट डिप्लोमेसी का प्रदर्शन किया था, जब दोनों ही नेता इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच देखने अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम पहुंचे थे। इतना ही नहीं, पीएम अल्बनीजी ने भारत में जमकर होली भी खेली थी। पीएम मोदी की इस सिडनी यात्रा में भारत ऑस्ट्रेलिया की बैठक हुई। पीएम मोदी ने ऑस्ट्रेलिया में सीईओ और व्यापार जगत की प्रमुख हस्तियों के साथ भी बैठक की और सिडनी में भारतीय समुदाय से मिले। इस कार्यक्रम में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने पीएम मोदी को द बॉस कहा।
I get to speak to some pretty big crowds as Prime Minister, but I have to say that the warmth and the energy here tonight is absolutely second to none. I said to my friend the Prime Minister before, the last time I saw someone on the stage here was Bruce Springsteen, and he didn't get the welcome that Prime Minister Modi has got. Prime Minister Modi is the boss. पीएम मोदी ने भी भारत की विकास गाथा का ब्यौरा भारतवंशियों को दिया। दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज इकोनॉमी है, वो है आज जो देश दुनिया में नंबर 1 स्मार्टफोन डेटा कंज्यूमर है, वो देश है आज जो देश फिनटेक एडॉप्शन रेट में नंबर 1 है, वो देश है आज जो देश मिल्क प्रोडक्शन के मामले में दुनिया में नंबर 1 है, वो देश है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऑस्ट्रेलिया दौरे की गूंज ऑस्ट्रेलिया की संसद में भी सुनाई दी, जब विपक्ष के नेता पीटर डटॉन ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता ने ऑस्ट्रेलिया के नेताओं में ईर्ष्या पैदा की है। In attendance from both sides of politics, but I said to the Prime Minister this morning that every politician there last night was jealous of the fact that he was able to get 20,000 people chanting his surname in unison on the other side of the world, mainly at Labor Party functions, yes. So I thought it was an extraordinary event, and I really acknowledge the work of the Indian community in hosting Prime Minister Modi. जून के महीने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के निमंत्रण पर अमेरिका की यात्रा पर गए। प्रधानमंत्री ने न्यूयॉर्क में 21 जून को संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में संयुक्त राष्ट्र के नेतृत्व और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सदस्यों के साथ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया। इसके बाद पीएम वॉशिंगटन डीसी पहुंचे। दोनों ही नेताओं ने आपसी सहयोग के विषयों पर चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस नेतृत्व के निमंत्रण पर अमेरिकी कांग्रेस के संयुक्त सत्र को संबोधित किया। ये संबोधन ऐतिहासिक था। इस संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी का 15 स्टैंडिंग ओवेशन और 70 से भी अधिक बार तालियों की गड़गड़ाहट से अभिनंदन किया गया। There have been even more momentous development in another AI, America and India. The scope of our cooperation is endless. The potential of our synergies is limitless, and the chemistry in our relations is effortless. We stand at a new dawn in our relationship that will not only shape the destiny of our two nations, but also that of the world. प्रधानमंत्री भारतीय अमेरिकी समुदाय से भी मिले और व्यापार निवेश संबंधों के नए आयाम देने के उद्देश्य से कुछ प्रमुख सीईओ से भी मिले। इसी यात्रा के अगले और अंतिम पड़ाव में प्रधानमंत्री मिस्र की यात्रा पर पहुंचे। इस वर्ष ही गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रपति सीसी ने शिरकत की थी। राष्ट्रपति सीसी की यात्रा के दौरान दोनों ही देशों की साझेदारी को रणनीतिक साझेदारी के स्तर पर बढ़ाया गया था। जुलाई में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री ने पेरिस का दौरा किया, जहां 14 जुलाई को बैस्टिल डे परेड में पीएम मोदी मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहे।
इस परेड में भारत की तीनों सेनाओं के भारतीय सशस्त्र बलों के दस्ते ने भी भाग लिया। पीएम मोदी ने फ्रांस में भारतीय प्रवासियों, भारतीय और फ्रांसीसी कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और प्रमुख फ्रांसीसी हस्तियों के साथ व्यक्तिगत रूप से बातचीत की। इस वर्ष भारत फ्रांस रणनीतिक साझेदारी की 25वीं वर्षगांठ के मद्देनजर प्रधानमंत्री की यह यात्रा रणनीतिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक, शैक्षणिक और आर्थिक सहयोग के रूप से अहम रही। अगले वर्ष यानी 2024 में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों 75वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करने वाले हैं। इसके पश्चात प्रधानमंत्री ने अबू धाबी का दौरा किया, जहां प्रधानमंत्री ने संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति और अबू धाबी के शासक शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ बातचीत की। भारत यूएई व्यापक रणनीतिक साझेदारी लगातार मजबूत हो रही है और प्रधानमंत्री की यह यात्रा ऊर्जा, शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, खाद्य सुरक्षा, फिनटेक, रक्षा और संस्कृति जैसे विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग पर केंद्रित थी। अगस्त में पीएम मोदी ने दक्षिण अफ्रीका की अध्यक्षता में आयोजित 15वें ब्रिक्स समिट में भाग लिया। जोहानिसबर्ग में अपने प्रवास के दौरान पीएम मोदी ने ब्रिक्स अफ्रीका आउटरीच और ब्रिक्स प्लस डायलॉग कार्यक्रम में भी हिस्सा लिया। इसके बाद ग्रीस की प्रधानमंत्री किरियाकोस मित्सोटाकिस के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री मोदी ग्रीस की राजधानी एथेंस पहुंचे। हालांकि ये पीएम मोदी की पहली यात्रा थी, लेकिन इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी 40 वर्षों बाद ग्रीस की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे भारत ने किस तरीके से सूडान में अपने इवैक्यूएशन मिशन को अंजाम दिया। खबर आ रही है। ब्रेकिंग न्यूज की रेस से हटकर हम लेकर आते हैं आपके लिए सार्थक, सकारात्मक और प्रेरणादायी खबरें सिर्फ हाथ से नहीं होते, खबरें अच्छी भी होती हैं जो देती है हौसला, बढ़ाती हैं आत्मविश्वास। मुश्किल वक्त में भी जब लोगों ने दिखाया कुछ कर गुजरने का जज्बा, हम लेकर आते हैं अपने इस खास कार्यक्रम में आम लोगों के जज्बे की कहानियाँ। देखिए मेरे साथ गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में, जहां हम आपको बता रहे हैं कि इस वर्ष भारत की कूटनीति की क्या रही हैं खास उपलब्धियां। कूटनीति की परख संकट काल में होती है। संकट में संकट मोचन बनकर भारत सरकार अपने नागरिकों को सुरक्षित देश वापस लेकर आती है। ऑपरेशन देवी शक्ति हो या ऑपरेशन गंगा, हम सब ने इसके कई उदाहरण देखे हैं। और इस वर्ष भी भारत ने अपने इवैक्यूएशन मिशन से यह साबित कर दिया कि विश्व के किसी भी कोने में रहने वाले भारतीय नागरिक की जिम्मेदारी भारत की है। सूडान में सेना और रैपिड सपोर्ट फोर्सेस के बीच तीव्र लड़ाई शुरू होते ही सूडान का एयर स्पेस बंद हो गया। जाहिर है वहां से भारत या दूसरे विदेशी नागरिकों को निकालना मुमकिन नहीं था, लेकिन ऐसी विषम परिस्थिति में भी वहां फंसे अपने नागरिकों को वापस लाने के लिए भारत ने शुरू किया ऑपरेशन कावेरी। ऑपरेशन कावेरी को संकटग्रस्त सूडान में त्वरित प्रतिक्रिया देते हुए 24 अप्रैल 2023 को शुरू किया गया, जिसके अंतर्गत भारतीय नागरिकों को सूडान के अलग अलग हिस्सों से पोर्ट सूडान ले जाया गया, जहां से उन्हें वापस भारत पहुंचाया गया। एयरफोर्स के विमान, नेवी के जहाज की मदद से भारतीयों को पोर्ट सूडान से सऊदी अरब के जेड्डा तक ले जाया गया। खार्तूम और आसपास के इलाकों से बसों के जरिए भारतीयों को पहले सूडान पोर्ट और फिर वहां से INS सुमेधा जैसे भारतीय युद्धपोतों के जरिए सऊदी अरब के शहर जेड्डा तक ले जाया गया।
जहां से भारतीय हवाई जहाज अपने नागरिकों को स्वदेश ला पाए। कुछ भी नहीं बचा एयरपोर्ट, कुछ भी नहीं बचा और मेरे को इतना तकलीफ में हो गए। हम मेरे को बचा लो, मेरे को बचा लो, मेरे को बचा लो। लोगों ने बताया अपना है डबल इंजन वाला, बिना फिक्र रहो आप। तभी से मेरे दिल में डबल इंजन नहीं ट्रिपल इंजन वाले होंगे, ऐसा होने लगा मेरे दिल में। इतनी सुरक्षा से यहाँ पे बैठे हैं सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से सर, सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से। आपको जितना भी मैं धन्यवाद बोलूँ कम है सर। इजराइल और आतंकी संगठन हमास के बीच युद्ध तेज होते ही भारत ने बिना समय गंवाए भारत वापस आने के लिए इच्छुक भारतीयों के लिए ऑपरेशन अजय की शुरुआत की। भारत ने इस अभियान में चार्टर्ड फ्लाइट्स को लगाया जो तेल अवीव से भारतीयों को वापस लेकर आए। फरवरी 2023 जब दो ताकतवर भूकंप सीरिया और तुर्की को झकझोर गए। भारत में मात्र 12 घंटे के अंदर राहत सामग्री, इमरजेंसी दवाइयां और अन्य सामग्री हिंडन एयरबेस पर तैयार थी और कुछ ही समय में भारतीय वायुसेना का एक विमान ये सभी राहत सामग्री और दवाइयां लेकर सीरिया के लिए रवाना हो गया। मानवता के प्रति भारत के समर्पण और प्रतिबद्धता का दर्शन तुर्की सीरिया में आए भयावह भूकंप के दौरान हुआ। भारत ने ऑपरेशन दोस्त चलाकर अपनी संवेदनशीलता और कुशलता का परिचय दिया। इतना ही नहीं, ऑपरेशन दोस्त में शामिल हुए राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के कई कर्मचारी जिन्होंने भूकंप प्रभावित तुर्की और सीरिया में अपनी कार्यकुशलता का नमूना पेश किया। इस मिशन के खत्म होते ही प्रधानमंत्री ने भूकंप प्रभावित तुर्की और सीरिया में ऑपरेशन दोस्त में शामिल राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के कर्मियों से बातचीत की। तिरंगा लेकर हम जहां भी पहुंचते हैं वहां एक आश्वासन मिल जाता है, अब भारत की टीमें आ चुकी हैं। इसलिए आज दुनिया भर में भारत के प्रति एक सद्भावना। हमने सबसे पहले डॉग्स जूली को रबल्स की तरफ छोड़ा, तो जूली ने रबल्स की तरफ देखकर बार करके लाइव विक्टिम होने का इंडिकेशन दिया। उसके बाद में फिर हमने रोमियो को उसके कंफर्मेशन के लिए छोड़ा और रोमियो ने फिर से बार करके उसको वहाँ लाइव विक्टिम होने का कंफर्मेशन दिया। भारतीय वायुसेना का ग्लोब मास्टर जब भी जहाँ उतरता है लोगों में एक अलग सा उत्साह पैदा हो जाता है, उन्हें लगता है कि भारत उनकी मदद करने आ रहा है। भारत ने इजराइल हमास के संघर्ष के बीच भी फिलिस्तीनी लोगों के लिए मानवीय सहायता भेजना जारी रखा है। 20 नवंबर 2023 को पापुआ न्यू गिनी में माउंट उलावुन में एक बड़ा ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था, जिसके चलते कई लोगों को वहां से निकालना पड़ा था। हिंद प्रशांत महासागर में मौजूद इस द्वीपीय देश की मदद के लिए भारत ने $10 लाख की राहत सहायता देने का ऐलान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में लोकप्रिय हैं। मॉर्निंग कंसल्ट की ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग, जो कि सरकार चलाने वाले प्रमुख नेताओं की लोकप्रियता का आकलन करती है और रिपोर्ट जारी करती है, उसकी भी ताज़ा रिपोर्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टॉप पर हैं। और इसी लोकप्रियता का प्रमाण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कई देशों के सर्वोच्च सम्मान से नवाजा गया है। पापुआ न्यू गिनी की राजधानी पोर्ट मोरेस्बी स्थित गवर्नमेंट हाउस में आयोजित एक विशेष समारोह में पापुआ न्यू गिनी के गवर्नर जनरल सर बॉब डारे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू से सम्मानित किया। इस सर्वोच्च नागरिक सम्मान को प्राप्त करने वाले व्यक्ति को चीफ की उपाधि दी जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मिस्र की यात्रा के दौरान मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी ने प्रधानमंत्री मोदी को काहिरा की प्रेसिडेंसी में आयोजित एक विशेष समारोह में मिस्र के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित किया। इस वर्ष अपनी फ्रांस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने फ्रांस के सर्वोच्च पुरस्कार
ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया। ग्रीस की राष्ट्रपति कैटरीना स्केलारोपोलू ने प्रधानमंत्री मोदी को ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से विभूषित किया। ग्रीस के राष्ट्राध्यक्ष उन प्रधानमंत्रियों और प्रसिद्ध हस्तियों को ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से विभूषित करते हैं जिन्होंने विशिष्ट पदों पर रहते हुए ग्रीस की स्थिति में वृद्धि करने में योगदान दिया है। ये वर्ष भारत की कूटनीति के लिए बेहद अहम रहा। G20 और SCO की अध्यक्षता, इंडिया US 2+2 डायलॉग, इंडिया ऑस्ट्रेलिया 2+2 डायलॉग और उसके साथ ही कई वैश्विक नेताओं के अहम दौरे इस वर्ष सुर्खियों में रहे। अगला वर्ष भी भारत की कूटनीति के लिए बेहद अहम होने वाला है। जहां एक तरफ भारत ग्लोबल साउथ की आवाज बनकर उभर रहा है, वहीं दूसरी ओर मल्टीलैटरल फोरम्स पर भारत स्पष्ट और स्थिर नजर आ रहा है। इस कार्यक्रम में मेरे साथ केवल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर।